नमस्कार डियर फ्रेंड्स, करियर काउंसल्स इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी और आज जिस करियर के बारे में बात करेंगे वो अपने आप में ही बहुत थ्रिलिंग और बहुत एक्साइटिंग है। आज बात करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस की। आपको मालूम है, करियर काउंसल्स इंडिया पे हम हर बार आपके लिए एक इंटरेस्टिंग करियर लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको सारी राइट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन उस करियर से रिलेटेड दें। तो जब मैं बात कर रही हूँ फॉरेंसिक साइंस, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा सीआईडी, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कोई ना कोई क्राइम थ्रिलर, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई सीरीज जिसको देख के आपको कभी ऐसा लगा होगा कि कैसे ये सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, कैसे फॉरेंसिक साइंस वाले लोग राइट अप्रोचेस को रखते हुए क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं। क्यों कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं? तो उन लंबे हाथों के पीछे कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। और जो भी जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये उनकी करियर फील्ड हो सकती है, जो भी लोग सीआईडी में कर रहे हैं और या आप जिन भी इन्वेस्टिगेशन सीरीज को देखते हैं और आपको कहीं ऐसा मन में डाउट आता है क्या कि जो एक्सपर्ट यहाँ दिखते हैं, जो जिस प्रकार से ये सॉल्व करते हैं क्राइम्स, क्या एक्चुअल में एक्सपर्ट्स ऐसे ही काम करते हैं? तो ये सब कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और क्यूरियोसिटी आपके माइंड की, जिसको कि सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, डॉक्टर हर्ष शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार सर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, सेलिब्रिटी फॉरेंसिक साइंटिस्ट इंडिया के। सर ने 38 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया है इस फील्ड में और सर रिटायर हुए एज ए डायरेक्टर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से। उसके बाद सर ने एज स्पेशल ऑफिसर्स के तौर पे सर ने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर ने अपने टेन्योर में ऑलमोस्ट मोर देन आई शुड से 4500 से भी ज्यादा सॉल्व किए हैं केसेस, इन्वेस्टिगेशंस की हैं और बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज हो, कोई हत्या के केसेस हो, सुसाइड हो, क्राइम हो, चोरी वाले केसेस हो, जो कहीं सॉल्व नहीं हो पाते वो सर की प्रेजेंस से सॉल्व हो जाते हैं। तो सर की इतनी एक्सपर्टीज है, इसीलिए सर को बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, चाहे पुलिस ट्रेनिंग हो, चाहे लीगल एडवाइजर्स के लिए ट्रेनिंग हो, और ऐसी या जो भी जूनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट सर को देखते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो सर उनको ट्रेन करते हैं अपने अंडर। तो सर से हमें जानने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है और स्पेशली ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है हमारी आज की चर्चा उन लोगों से जो कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप सभी की तरफ से और अपनी करियर काउंसल्स इंडिया की तरफ से सर मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, आपने समय निकाला। सर मुझे मालूम है जिस समय आपने ये फील्ड में आप गए थे फॉरेंसिक साइंस की, उस समय इस फील्ड के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। तो आपके मन में कहाँ से ये थॉट आया कि आपको फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है? देखिए, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन एक रेगुलर तरीके से भोपाल से ही किया था, जो एमजीएम से, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाज माय सब्जेक्ट। आफ्टर डूइंग माय बैचलर्स तो मैं अपने मैटरनल अंकल के पास सागर गया हुआ था। तो वो एक बड़े एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर वहां पर हैं, तो उनके पास था। तो समर वेकेशंस में इन बिटवीन मेरा रिजल्ट भी आ गया था। तो समहाउ यही सब क्राइम की न्यूज पेपरों में पढ़ते, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह तो होता नहीं था। तो मुझे वहां किसी एक मिलने वाले ने बताया कि यहाँ पर एमएससी फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का एक कोर्स होता है। इसमें एडमिशन बहुत मुश्किल है बिकॉज दी सीट्स वर लिमिटेड, ओनली 6 सीट्स वर देयर। तो आई हैड थॉट कि आई शुड गो फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन चूंकि मेरा परसेंटेज बहुत कम था एंड आई वाज नेवर एवर अ गुड academically, मैं बहुत अच्छा नहीं था। रीजन बीइंग कि I was a cricket player, I played East Zone and I was a यूनिवर्सिटी लेवल पे बैडमिंटन प्लेयर था। तो मोस्टली स्पोर्ट्स वगैरह ज्यादा मेरा अट्रैक्शन था, इसलिए नंबर तो पास के लायक ही आते थे। उस समय जो एडमिशंस होते थे वो मोस्टली परसेंटेज बेसिस पे होते थे। तो आई वाज हैविंग ओनली 52% इन माय ग्रेजुएशन, तो एडमिशन हुआ नहीं। बहुत डेस्परेट था कि कैसे भी हो जाए। देन वाइस चांस देन HOD वाज डॉक्टर DP Jatar, a very legendary person. तो उनके पास जाके पैर वैर छू के देन आई वाज कोशिश करता था कि मेरा एडमिशन हो जाए।
every time you were saying you are having so less percentage, which is not possible. लेकिन ये सोच लिया था कि नॉर्मल MSc केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से नहीं करना है कुछ अलग करना है। तो एडमिशन नहीं मिला तो फिर मैंने MPA ज्वाइन कर लिया, दैट इज मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रीजन बीइंग कि डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस के सामने ही वो ब्लॉक था, तो इजीली मैं अप्रोचेबल था कि HOD के पास बार बार जाके रिक्वेस्ट करूं कि सर मुझे एडमिशन दे दीजिए। खैर एनीवेज बीच के टर्म में मुझे एडमिशन मिल गया, चूंकि कुछ बच्चे छोड़ के चले गए थे तो इंग्लिश मीडियम में जो फॉरेंसिक की किताब होने के कारण। So I got that way, I got the admission and उस समय फोरेंसिक को कोई जानता नहीं था जी। एंड मैंने मास्टर्स जब किया तो मेरे रिलेटिव्स अंकल्स वगैरह भी कहते थे तुमने क्या कर लिया, इससे क्या होने वाला है, कोई नौकरी तो कभी मिलेगी नहीं तुमको जी। तो ये इस तरीके की चीजें होती रही। और जो मेरे HOD थे, when I was in final that time he became the vice chancellor of Sarin University, तो वो मुझे बहुत पसंद भी करते थे because I was having a passion towards forensic। तो मैंने उनसे ही पूछा कि सर मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो ही सेड कि देखो हर्ष, ये फॉरेंसिक को अभी आजकल कोई जानता नहीं और इसकी पूछ शायद आने वाले टाइम की होगी। बल्कि एक इंसिडेंस उन्होंने मुझे कोट किया कि श्वेत केतु एक किसी उपनिषद में है शायद कि श्वेत केतु अपने के गुरुजी उसको वट वृक्ष का एक फल देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो इसमें क्या है। तो कहता कि इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो श्वेत केतु से गुरुजी कहते हैं कि नहीं ठीक से देखो, तो कहता हाँ गुरुजी कुछ बड़ा महीन महीन दिख रहा है। बोला ये सीड है वट वृक्ष का और आने वाले टाइम में ये सीड पूरे कंट्री के अंदर विदेशों में ऐसा फैलेगा, इतने बड़े बड़े वटवृक्ष बनाएगा, तो ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अभी फिलहाल तो तुमको जॉब नहीं है, ये बात तो सही है। मेरे ख्याल से तुम लॉ ग्रेजुएशन कर लो तो ये फॉरेंसिक का ज्ञान और लॉ का कॉम्बिनेशन वो तुमको शायद एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बना दे। तो दिस वाज द इनिशियल थिंग एंड मुझे सच में नहीं मिली जॉब और मैंने 12.5 रुपए रोज डेली वेजेस से मैंने नौकरी शुरू किया था। okay. लेकिन आई हैड अ पैशन एंड चीजें कैसे बदलती हैं। जब मैं फॉरेंसिक लैब में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, कुछ समय मैंने दिल्ली में ट्रेनिंग लिया क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, और जब भोपाल पोस्टिंग हुआ उस समय मीडिया जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पे दिल्ली दूरदर्शन हुआ करता था जी। तो जो भी न्यूज थी वो या तो प्रिंट माध्यम से आती थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हार्डली DD पे कुछ ही आता था। लेकिन यहाँ पर एक भोपाल में एक सिटी केबल चलता था, एक CTV और BTV के नाम से। तो जितने भी क्राइम्स में मैं जाता था तो मोस्टली ईदर आई वाज इन द न्यूज़पेपर्स और ऑन द TV, तो लोग मुझे जानने लगे। तो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। फिर धीरे धीरे आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब एडवांसमेंट हुई तो आजकल तो आपने देखा होगा एट टाइम्स द पुलिस पीपल आर कमिंग लेट, और उससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाता है सर इन सर्कल करके बताता है देखिए ये खून पड़ा है, इसमें NA हो जाएगा, इसमें DNA हो जाएगा, नार्को हो जाएगा, व्हाटएवर दी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वो सारी आजकल यूज करते हैं। लेकिन उनको कुछ ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि एक आध बार मैंने उनसे पूछा भी कि भाई NA तुमने बोला कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NA और व्हाट इज नार्को, तो कहने लगे कि सर हमें तो क्या पता है, ब्रेकिंग न्यूज चलता रहता है, बाद में एक कोई फोरम बना लेते हैं और उससे जो है डिसीजन भी होने लगते हैं केसेस को लेके। और इफ इट ऑल द डिसीजंस आर नॉट लाइक दैट तो everybody is in question, police, forensic people, whatever। तो इस तरीके से चीजें बदली। आज की तारीख में चीजें इतनी बदल गई, खासतौर से मैं याद करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अपने फोरेंसिक को लेके इंडिया में इनिशियली 2 ही यूनिवर्सिटी थी जो MSc फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते थे,
एक मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी जो आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दूसरी पंजाब में एक यूनिवर्सिटी होती थी। इसके अलावा फॉरेंसिक की पढ़ाई और कहीं होती ही नहीं थी जी। लेकिन इस फॉरेंसिक को हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि उसका श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो KF रुस्तम जी। उस समय IG होते थे, DG नहीं होता था, DG का डेजिग्नेशन नहीं होता था, IG होता था। तो KF रुस्तम जी, जिनके नाम पे आज पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में KF रुस्तम जी अवार्ड भी चलता है जी। और नेशनल लेवल पे BM मलिक जो डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फॉरेंसिक को इन्होंने बड़ा बढ़ावा दिया। तो इनिशियली ये सब चलता था। अब आज की तारीख में आप जानते हैं कि अगर कोई भी क्राइम हो, एक तो क्राइम को लेके लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, चाहे प्रिंट मीडिया देख लो, एवरीवन वांट्स टू नो कि व्हाट इज द फैक्ट। और अगर ये बात आती है टीवी पर या किसी न्यूज चैनल पे या प्रिंट मीडिया में कि अब फॉरेंसिक की जांच शुरू हो गई है या होगी, then the people are having faith in forensics. Now the truth would come. Yes. तो ये एक चीजें बदली हैं। Forensic word, it has come from a Latin word that is forum, and science, as you know, in my opinion, science is nothing. It is organized common sense. So in forensic science, it is amalgam of various subjects, and like established principles of physics, chemistry, botany, zoology, medical science, they are used. It is an amalgam of various sciences. Right. So this is forensic science. मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिश्रण बनके फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए है कॉमन सेंस, which is not very common. Very common and common. This is what I have seen in solving various types of crime. Right. तो ऐसा लगता है कि शायद अगर मैंने बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें क्राइम को क्रैक करने के लिए लगी जी। वो साइंस का बेसिक बैकग्राउंड तो है ही, और दैट वाज द कॉमन सेंस। राइट। तो ये दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर आपको तो इतने अवार्ड्स मिले हैं, आपका ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है, इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले, तो क्या वो स्किल्स हैं जो आपके अंदर है जो आपको सबसे बहुत अलग बनाती है? देखिए, किसी भी चीज को, बल्कि मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूंगा, वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जी, करियर में किसी को, देखिए मैं एज आई टोल्ड यू, इनिशियली मेरा एक तरीके से आई वाज जस्ट अ मीडियोकर स्टूडेंट। तो मुझसे, मेरी बैच में बहुत अच्छे PhDs थे और मैंने तो PhD इन सर्विस किया और काफी क्वालिफिकेशन वाइज बड़ा हाई क्वालिफिकेशन में थे, लेकिन वो शायद इतना नाम और इतना इज्जत या शोहरत नहीं पा पाए। उसके पीछे रीजन ये है, मेरा ये मानना है कि पैशन एक बहुत बड़ी चीज है। आपने कोई चीज को सोच रखा है कि उसको करना है, तो ऐसा कई बार होता था कि बैरसिया में मर्डर में गया देखने के लिए, मई जून की गर्मी में नॉन AC गाड़ी होती थी, 2-3 किलोमीटर पैदल जंगल में भी जाना पड़ता था। लौट के आता था तो हमेशा गाड़ी में रास्ते भर ये सोचता था घर आते कि किसको कैसे क्रैक करेंगे। तो घर आके लगता था कुछ रह गया, ड्राइवर से कहता था वापस चलो। अरे सर काय के लिए वापस चलो, और भी आपसे पहले ऑफिसर्स थे, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, सिंपल क्या क्या सीजर होना है ये बता देते थे। नाउ यू आर आस्किंग कि अगेन आप उस क्राइम सीन पे जाएंगे और फिर 1-2 किलोमीटर पैदल जाएंगे, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो यार, इसलिए कि मुझे लगता है कुछ छूट गया। अब मैं अगर नहीं देखूंगा तो रात में शायद मुझे नींद नहीं आएगी और मेरे मन में ये लगा रहेगा भले कुछ मिले या ना जी। तो दैट इज अ पैशन। इंडिविजुअल केसेस को लेके उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्रैक करना है, कोशिश तो यही रहती थी कि वहीं पर सॉल्व हो जाए। क्योंकि इन माय ओपिनियन व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय सीनियर, स्पेशली प्रोफेसर हीरेश चंद्रा, हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट, एंड डॉक्टर D.K. सतपथी, कि any murder mystery or any crime is a lock and the key is lying at the scene of crime. होशियार आदमी वो है कि वो चाबी उठा के ताला खोले। जी। तो चाबी तो मिलती क्राइम सीन पे ही,
तो मैंने एक तरीके से यूं कहिए कि एक आदत हो गई चाबी ढूंढने की। और मैं अमूमन आई लाइक दिस कोट, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। Oh, देखते आप, vision. हाँ, Sir, it is देखते vision of vision is विजन is द art of आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। wonderful. देखते आप भी हो, देखता मैं भी हूँ, बस जी। निगाह का फर्क है। तो जी। वो निगाह उस तरीके से ग्रूम कर ली मैंने, एक पैशन हुआ। तो आपके जो भी इस माध्यम से लोग सुन रहे हो, मेरा उनको यही कहना है कि आप अपना करियर किसी में भी तय करें। बात वो नहीं है, बात फोरेंसिक की है या किसी और की है। जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करें उसमें आप पैशनेट होकर काम करिए एंड द रिजल्ट्स वुड बी आपके सामने। Absolutely. जो 12.5 रुपए रोज से मैंने काम शुरू किया था, इसमें आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक बात मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि नाउ आई एम नो मोर विद द एनएफएसयू। Okay. I got my term over in the month of February after retirement from the post of Director of Madhya Pradesh, FSL. Then I joined the Central Academy for Police Training. I worked there for almost 1.5 years. Then I came to this NFSU Bhopal. Okay. Wonderful. तो सर मतलब फिर भी अगर हम स्किल्स की बात करें तो जो मुझे आपसे बात करके समझ में आया, डेडिकेशन, पैशन, डिवोशन, स्पेशली फॉर फॉरेंसिक एक वो नजर यानी कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा माइंड में क्यूरियोसिटी होना कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। हमारे स्टूडेंट्स जस्ट आई इंटरप्ट यू। जी सर। क्यूरियोसिटी सबके मन में होती है। आप यू बिल्कुल। सी इन रिगार्डिंग दिस योर आरुषि केस, जी एवरीबॉडी इज हैविंग क्यूरियोसिटी राइट, एंड टिल डेट वी आर लोगों क्यूरियस। को पता नहीं है कि भाई एक्चुअली क्या हुआ। तो सुशांत सिंह का केस देख लीजिए जी। या कोई भी मनसुख करें, अपना वैरायटी ऑफ हाथरस केस है, राइट, क्योंकि मोस्टली न्यूज चैनल्स मुझसे इन केसेस के बारे में पूछते रहते हैं। तो क्यूरियोसिटी तो होती ही है, और क्यूरियोसिटी को अगर आप इस प्रोफेशन में हैं जो बेसिकली उस तरीके की जो भी केसेस होते हैं उनको अगर सॉल्व करने की हैसियत में अगर आप हो जी तो डेफिनेटली आपको बेस्ट देना चाहिए। राइट, दिस इज व्हाट आई हैव डन इन राइट। माय करियर। सर जो स्पोर्ट्स आप बहुत खेलते थे, तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स ने भी आपको इस प्रोफेशन में ग्रो होने में मदद करा? कुछ स्किल्स आपने आई एम श्योर वहां पे Definitely. As I told you, I played East Zone in the University cricket and won many prizes in badminton. And शायद टेनिस के अलावा कोई ऐसा गेम होगा जो मैं नहीं खेल रहा हूँ कॉलेज वगैरह लेवल पे। तो देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स में आपको बड़ी सबसे पहली चीज होती है दैट इज फिटनेस। राइट, तो एक तो फिटनेस होनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय एज एंड आई फेल डाउन इन अ बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसी समय से आई एम हैविंग नी प्रॉब्लम, तो वो उतना सा मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन क्राइम सीन पे जब आउटडोर क्राइम सीन्स होते हैं कि आपको नदी में से भी पैदल जाना है, शाहगंज में एक डकैती हुआ था, उसमें हमें नदी में से भी क्रॉस करना पड़ा, मई जून की गर्मी में पहाड़ों पे इधर उधर, तो आपको जाना होता है, तो फिटनेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पोर्ट्स डेफिनेटली आपको मदद करता है। और स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में, इंडिविजुअल स्पोर्ट की अगर अपन बात करें, बैडमिंटन की जो मैं खेलता था, तो जीतने की एक चाहत तो होती है ना। तो इसी तरीके से किसी भी क्राइम को अगर क्रैक करना है तो एक चाहत तो है, राइट, है ना। तो लाइक दिस द स्पोर्ट्स दैट हेल्प्स अ लॉट। राइट, डिसिप्लिन भी हम बहुत सीखते हैं उससे। राइट सर। सर आपने स्पेशलाइजेशन किसमें, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं जिसके बारे में आप हमें बताएंगे, और आपका क्या स्पेशलाइजेशन है? देखिए, बेसिकली मैंने, as I told you, I did my masters in forensic science from Sagar University. Those days the specialization that was in toxicology. Okay. That is poison detection in human organ. Okay. So basically I was recruited in the stream of chemistry. Okay. In forensic lab. So I worked in forensic chemistry division. I was testing all these your narcotic drugs and all. And of course, I was for a couple of years I worked in toxicology. Okay. But crime scene उस समय इतना स्पेसिफिक नहीं होता था। जी। लेकिन मध्य प्रदेश was the pioneer state जिसने डिविजनल लेवल के ऊपर क्राइम सीन यूनिट शुरू किया।
mobile units. जी And I had a chance to work in the Bhopal mobile unit और केसेस क्रैक करता गया, लोगों के नोटिस में आता गया, पुलिस ऑफिसर्स के नोटिस में आता गया। तो फिर मेरा जब भी कभी ट्रांसफर कहीं लैब में होता था तो मोस्टली द पुलिस ऑफिसर दे से नो, भोपाल जैसी जगह में हमें आपकी जरूरत है जी, क्योंकि कई बार क्राइम के कारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाता है। एक केस में तो एक बच्ची का थॉट का केस था, उसमें तो इतना जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन गया था कि नेक्स्ट डे ऑपोजिशन वाले शायद सीएम हाउस पे बॉडी को रखने वाले थे, भोपाल बंद होने वाला था। और चांस की बात है कि मैंने कुछ पिक्चर्स देख के कुछ सजेशन दिया, उससे केस क्रैक हो गया और 9 वर्किंग डेज के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको डेथ पेनल्टी दी। So like this you are helping the Absolutely. law and order situations. आपका प्रेजेंस एश्योर कर देता है कि ये हम क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा क्या है कि लोगों को फेथ है। अभी आज की तारीख में I received a call early morning regarding a very sensational case and I was just busy in observing or viewing the photographs and all to tell you कि क्या हुआ जी। तो इस तरीके का पूरा, चूंकि मैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आईपीएस ऑफिसर्स के लिए भी लेक्चर्स देता हूँ, वहां से पूरे इंडिया के लिए आईपीएस ऑफिसर्स पास आउट होते हैं, तो उनको भी कभी कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो उन्हें लगता है कि अगर मुझसे कुछ कंसल्टेंसी की जानी चाहिए, वो फोटोग्राफ्स भेजते हैं, उससे बात करते हैं। नाइस। तो सिर्फ और आज उस समय तो टॉक्सिकोलॉजी था, टॉक्सिकोलॉजी आज हम देखें और बहुत सारे आई थिंक एरिया में स्पेशलाइजेशन होने लगे हैं, तो आप कुछ बता पाएंगे कि आप स्टूडेंट्स के लिए क्या? कि फोरेंसिक साइंस इट इज एमलगम ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, राइट। एंड पिछले कुछ सालों में तो साइकोलॉजी वर्ड जो है, आपने फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है हमारे यहाँ एक अलग से सेक्शन ही हो गया जी, जिसके अंदर पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग आदि होती है एनालिसिस। तो सारा ही सब्जेक्ट जो भी हो, आजकल तो फॉरेंसिक वर्ड, अभी कुछ साल पहले जो हमारे वाइस चांसलर हैं एनएफएसयू के जेएम व्यास साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कराया था, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स। ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स, आदमी जब मर जाता है उसकी डेड बॉडी के साथ वो जो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत इतनी लाशें देखी हैं, तो जंगलों से जब डेड बॉडी को लेके आते हैं, किस तरीके से लेके आते हैं, खींच के लाते हैं, मतलब उसको किस तरीके से रखा जाता है, तो वो उसका भी सम्मान होना चाहिए। राइट। तो ऐसे आप यू नेम अ थिंग, इंजीनियरिंग ले लीजिए, जेनेटिक्स ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, ये सारा का सारा सब फॉरेंसिक जो है जी आजकल आ गया है जी। फॉरेंसिक तो एक तरीके से सच्चाई जानने वाली बात है। आप किसी भी चीज में ले लीजिए, इवन जो जेम्स का स्टडी है उसमें भी प्योरिटी है कि नहीं है, इसमें भी फॉरेंसिक है। स्टोन यू आर फॉरेंसिक जेमोलॉजी, यस, बहुत सारा कुछ। सो फॉरेंसिक लॉ भी है, फॉरेंसिक जेमोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जियोलॉजी है, अकाउंटिंग है। सो वंडरफुल सर। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज भी काफी जगह अब आ गया है, आई थिंक कैंपसेस काफी हो गए हैं जी। तो इनके अलावा भी, हाँ जी। एक्चुअली 2006 में नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट था जी कि हम एक ऐसी, इनिशियली उनका जब चीफ मिनिस्टर थे उनका कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो स्पेसिफिकली फॉरेंसिक्स ही पढ़ाएगी। तो 2006 में ये इनिशियली नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर में शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में इसके 8 कैंपसेस हैं और एक इंटरनेशनल कैंपस दे स्टार्टेड इन युगांडा। ओके, ये है। और जैसा मैंने कहा, इनिशियली केवल 2 यूनिवर्सिटीज में इंडिया में फॉरेंसिक पढ़ाया जाता था। आज तक तकरीबन 260 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरेंसिक पढ़ाया जाता है। ओके, 8 कैंपसेस तो एनएफएसयू के ही हैं। राइट, ग्रेट। सर सारे जैसे स्पेशलाइजेशन फील्ड है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये जरूर आता है कि बेस्ट क्या है इनमें से, मतलब हम किस में जाएं,
तो क्या वैसे तो हमेशा हमें अपने आप को देखना चाहिए और फिर अपने हिसाब से स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। देखिए पैशन, जैसा मैंने बोला ना कि कोई भी चीज करने के लिए एक हमें ये लगता है कि हम बेस्ट कर लें। जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं चूंकि स्पोर्ट्समैन रहा हूं तो ये लगता था कि ये भी खेलूं वो भी खेलूं, वो सभी खेलता था। टेनिस चूंकि अप्रोच नहीं थी उस जमाने में, बड़े लोग टेनिस खेलते थे, टेनिस के कोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे, और खैर जो भी। तो एक पैशन जो होता है ना, कि एक आपको लगता है कि आपको काय में अच्छा कर सकते हैं जी, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, कि मुझे क्रिकेट अगर पसंद है तो ऑब्वियसली मैं सारा एफर्ट जो है वो क्रिकेट में ही डालूंगा। ऑफकोर्स इट्स अ टीम गेम, इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, लेकिन ये होता है कि अगर मैंने किसी 2-4 मैचेस में इंटर यूनिवर्सिटी में एक आध 100 मार दिया, 1-2 50 मार दिए, तो उससे थोड़ा सा ये है कि नाम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, उसमें आप ही प्रेज होते हो, है ना, उसमें टीम की बात नहीं होती है। तो होती है टीम की बात, लेकिन मेजॉरिटी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होती है वो काम करती है। तो इसी तरीके से इसमें भी सो तो कर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आगे आज भी इस करियर की बहुत जरूरत है और आगे आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। आप में देखिए ना, मैं तो आपके सामने एग्जांपल हूँ कि जब फॉरेंसिक को कोई नहीं जानता था, जब मुझे कोई जॉब नहीं मिला, जो आदमी लेबर पेमेंट पे काम करना शुरू किया, और आज तब से आज फॉरेंसिक कहाँ चला गया। बिल्कुल, यू कैन आपके सामने एग्जांपल है। Absolutely. और मैं कोई बड़ा एकेडमिकली बहुत ऐसा बंदा नहीं था कि बड़ा फर्स्ट क्लास फर्स्ट तो फलाना ढिकाना जी। सारे लोग पीछे छूट गए जी। वो पीछे इसलिए छूटे कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने पैशन से चीजों को आगे किया। जी, वेरी नाइस। सर, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, बिकॉज डिग्री इज नॉट एवरीथिंग, जब तक कि आप इस इंडस्ट्री में स्किलफुल ना हो, तो ये हैंड्स ऑन स्किल, ये प्रैक्टिस करना चाहिए स्टूडेंट्स को वाइल स्टडीइंग, और अगर करना चाहिए तो कहाँ पे उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? देखिए, पहली बात तो उसको ये, किसी भी बच्चे को ये तय करना चाहिए कि उसको वो चाहता क्या है। नंबर 1, जैसे मैंने स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया, मैं 5 स्पोर्ट्स खेलता था, मैं फोकस करता था कि मुझे एक्चुअली किस फील्ड में, किस स्पोर्ट में आगे जाना है। एब्सोल्युटली। मेरी फिटनेस कैसी है, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो क्रिकेट में भी बहुत सारी साइड होती हैं कि आप बॉलर अच्छे हो, बैट्समैन अच्छे हो, विकेट कीपर अच्छे हो, तो आप काहे में बेस्ट हो। तो ये असेसमेंट तो इंडिविजुअल को खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। कि वो इतना सारा वाइड है, इफ एट ऑल पर्सन स्टूडेंट इज पैशनेट टुवर्ड्स फॉरेंसिक, तो वो फॉरेंसिक में क्या चाहता है जी। क्या वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जाना चाहता है, कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट अच्छा बनना चाहता है, कि आप आज की तारीख में तो क्राइम सीन एक्सपर्ट्स की बहुत डिमांड हो गई है। आजकल तो एक स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया है, क्योंकि अभी जो नए नियम आए हैं, जो नए लॉ है, उसमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा में फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी। ओके। तो अभी मुझे लगता है कि ये थाना लेवल या जो भी सर्किल लेवल है उस पे एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट तो रखेंगे ही जी। और अभी काफी कुछ दिल्ली में तो काफी लोगों को रिक्रूट किया। ओके, नाइस। सर, जो ये स्टेट लैब है, सेंट्रल लैब्स है, इनके पास मतलब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्रोच करते हैं? हाँ, अभी कुछ लैब्स ने, अदरवाइज जब मैं डायरेक्टर था तो मैंने काफी लोगों को एंटरटेन किया, बल्कि एक दो ने तो पीएचडी भी किया वहां से। ओके। तो अब आजकल बिकॉज ऑफ द वर्कलोड few labs are not entertaining internship, otherwise तो मिल ही जाता है। वंडरफुल। तो मतलब इंटर्नशिप्स ले सकते हैं। और रही बात जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो मैं बहुत ज्यादा अवेयर तो नहीं हूँ, लेकिन एनएफएसयू के करीब 85% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट है। ओके। और सर कहाँ है प्लेसमेंट? सभी जगह है। सभी जगह है, पुलिस में है, फॉरेंसिक लैब्स में है, इसके बाद में कुछ और
AI की फील्ड है, कई जगह है, साइबर सिक्योरिटी, बैंक्स, बहुत 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 जगह। जिस जिस मतलब लॉ का पूरा बिल्कुल, एरिया ओपन हो जाता है, तो मतलब ample of career Ample of opportunities, there is no wonderful. सर अगर हम हमारे फॉरेंसिक लैंडस्केप को समझें और ग्लोब के साथ कंपेयर करें, लाइक ग्लोबल, तो इज देयर एनी लाइक कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ थिंग, वी आर डूइंग इक्वली गुड? देखिए, रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स और द मैन पावर और द ब्रेन, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं कम हैं। जी, कोई भी कमी नहीं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भोपाल रीजनल के अंदर वी आर हैविंग NGS, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर इन DNA, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जी, जो विदेशों में भी उसका उपयोग होता है। तो वी आर एट पार विद द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, वो इशू नहीं है। ओके, द इशू इज आवर पॉपुलेशन, सबसे बड़ा इशू जो है, क्योंकि US में DNA का डाटाबेस करना है या फायर आर्म्स का डाटाबेस करना है, तो दैट इज इजी। राइट, अब हमारे यहाँ तो सब तरीके का पॉपुलेशन है कि पता पड़ा कि कट्टा भी बन रहा है, और इतना अच्छा कट्टा बन रहा है। कट्टा मीन्स दैट इज कंट्री मेड फायर आर्म। राइट, So at times they are putting land and rules also, so they are just simulating it is a factory made weapon. ओके, तो ये सब चीजें हैं, तो इस यहाँ पर हम लेक करते हैं। जी, बाकी नॉलेज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज मुझे नहीं लगता कि हम किसी कहीं से कम है, कहीं भी कम है, बहुत ही बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। सो सर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप और देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई की मैसेज? की मैसेज मैं यही कहूंगा कि अगर फॉरेंसिक की तरफ अट्रैक्शन है, पैशन है, तो आज की तारीख में, हम लोगों के जमाने में तो जब हम लोग PhD कर रहे थे तो मैनुअल टाइपिंग होती थी, गूगल वगैरह जहाँ कुछ होता नहीं था, लाइब्रेरी में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में बैठ के पूरा का पूरा सारा कुछ करना पड़ता था। आज की तारीख में एक सिंगल क्लिक के ऊपर तो आप सब कुछ देख सकते हो। NSSU में कितनी कैंपसेस हैं, क्या क्या रिक्रूटमेंट के उनके रूल्स हैं, क्या क्या ब्रांचेस हैं, यू कैन ऑलवेज गेन द नॉलेज रिगार्डिंग दी फील्ड जो आपको अच्छी लगती है। उसके कहाँ पर अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं जो आपके घर के पास पड़े, तो जिसमें आपको आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज की श्योरिटी हो, या लगभग ये लगे कि नहीं हमको इसमें तो नौकरी मिल ही जाएगी। जी, देखिए, पैशन तो होना बहुत जरूरी ही है, लेकिन एट टाइम्स हमारे मन में एक चीज और आती है आज के जमाने के हिसाब से। जैसे हम लोगों ने जब MSc किया था तब ये सोचा जरूर था कि आगे जाके क्या करेंगे, नहीं मिला कुछ तो डेली वेजेस से लेबर की तरह काम करना शुरू कर दिया। जी, लेकिन आप में क्या कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हो, ये तो लेटर टाइम में आप प्रूव कर ही देते हो। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें आजकल जो बच्चों में ट्रेंड है, एक थॉट होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं तो एक ही होता है कि इसमें पैकेज कितना मिलेगा, हाँ जी, इसमें क्या होगा। तो मोस्टली एक चीज ये उनके दिमाग में जरूर होती है, और कम से कम ज्यादा पैकेज वगैरह की बात ना भी हो तो कम से कम इतना तो हो कि शुरुआत में जो बच्चा ग्रेजुएशन करके या PG करके बाहर आया है कि वो अपने मदर फादर के सामने हाथ ना फैलाए, कम से कम इतना तो कर ले कि वो अपना खर्चा खुद ही बियर कर पाए। बिल्कुल। और उस लेवल पे आने के बाद में फिर तो वो स्ट्रगल करके ऊपर चला ही जाता है। जी, मुझे याद है कि मैंने डेली वेजेस की नौकरी इसीलिए स्टार्ट की थी, हालांकि मैं ऐसे फैमिली से आता था कि मुझे ऐसा कुछ जरूरी नहीं था करना, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स से क्यों मांगूंगा। I have done my masters, now I should be independent. Otherwise, मेरा father he was professor in medical college. ऐसा कोई जरूरत नहीं था मुझे कि मैं यहाँ से शुरू करता। जी, तो वही है। तो अगर पैशन है और करेंगे, केवल ये मान लें कि हमने ये डिग्री कर लिया। मोस्टली हमारे यहाँ फॉरेंसिक में आजकल यही हो रहा है। छोटे छोटे जहाँ टीचिंग फैकल्टीज अच्छी नहीं है, उन्होंने बड़ा सा बैनर करके बच्चों को
अट्रैक्ट कर लिया है, मास्टर्स की डिग्री दे रहे हैं, और जब वो बच्चे बाहर आते हैं परसेंटेज देखो तो किसी की 85, किसी की 95, बट इफ यू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, एट टाइम्स मैं प्रैक्टिकल्स लेने भी गया, जैसे यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने बच्चों से मास्टर्स की जो फाइनल में थे उनसे पूछा, तो जवाब नहीं दिया, एक ने नहीं दिया, दूसरे ने नहीं दिया, तीसरे ने दिया। मैं तो पढ़ाता कौन है भाई? अच्छा। मैं बताया कि सर ये फैकल्टी, मैंने उसको बुलाया, उससे वो सवाल किया तो उसको भी नहीं आता। Oh my God. तो जब फैकल्टी को ही नहीं आएगा तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि बच्चे अच्छे निकलेंगे? Right. और फिर डिग्री हाथ में लेके कहते हैं कि साहब नौकरी नहीं मिलती, तो क्यों मिलेगी भाई तुमको नौकरी? क्योंकि आप अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं तो गले में मेडल लगा के सड़कों पे तो नहीं घूम रहे आप जी। आपका आप में कितना पोटेंशियल है, आप किसी भी फील्ड में कितना आउटपुट दे सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। नॉलेज और स्किल्स सर का जो है ना, नॉलेज और स्किल्स, और हमेशा एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा बोला सर आपने कि हार्डशिप बहुत लगेगी इस करियर में, और पैकेज प्लेसमेंट्स ना देखें, शुरुआत करें, जैसे जैसे आप केस सॉल्व करते जाएंगे आपकी रैंकिंग ऊपर चलती जाएगी। वो तो है ही, आप देख लीजिए ना, फ्रॉम जीरो लेवल आई रीच्ड अप टू एपिक्स पोजीशन। यस, वो तो है सर। अपने आप में केस है, सर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नेट पे अवेलेबल रहेगी। और सर से अगर आपको कोई और प्रश्न है, सर आप इंटर्नशिप्स भी शुरू करेंगे क्या कभी बच्चों को? इंटर्नशिप देखिए ऐसा है कि एक्चुअली फॉरेंसिक में इंटर्नशिप के लिए यू मस्ट हैव एक तरीके से, या तो लेबोरेटरी को हेड कर रहे हो आप, हाँ जी, या मैं इस पोजीशन में हूँ, अगर मैं जब क्राइम सीन पे जब यहाँ पर इंचार्ज था उस समय कोई इंटर्नशिप मांगता था तो मैं देता था। अच्छा। आज की तारीख में मैं केवल सिमुलेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम करके चीजें सिखाऊं तो होता नहीं है। जी, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए जी। ओके ओके। तो बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दी सर आपने, बहुत 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 सारा धन्यवाद। आई थिंक हम लोग के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए। जो मेरे साथ यहाँ स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछने के लिए sure. तो आप लोगों की तरफ से चलिए, तो इसका मतलब है कि सर ने हमारे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर दिए सर। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना स्पेशल आपका समय दिया मुझे। और करियर काउंसिल्स इंडिया की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। अगली बार किसी नए एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।